जय हिंद बच्चों। आज हम आइसोमेरिज्म का जो सेकेंड पार्ट है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, वो देख रहे हैं। इसके पहले हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी कि संरचना समावयवता को पढ़ा था। इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म में अणु सूत्र भी समान होगा, संरचना सूत्र भी समान रहता है, किंतु अणुओं का जो स्पेस में अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। स्पेस में अरेंजमेंट से मतलब है कि जो त्रिविमीय व्यवस्था होती है वो अलग अलग होती है। अभी हम आगे चल के देखेंगे कि किस तरह से ये स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी सेम इसी प्रकार से होता है, लेकिन इसमें जो होता है कंपाउंड में जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रवाहित किया जाता है तो वो लाइट जो होता है उसे राइट या लेफ्ट डायरेक्शन में डेविएट हो जाता है। इस तरह से ऑप्टिकल कंपाउंड्स को डिटेल में हम अगले भाग में देखेंगे। अभी यहाँ हम केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्यामितीय समवयवता के बारे में देख रहे हैं। ज्यामितीय समवयवता में जो यौगिक ज्यामितीय समवयवता दिखाते हैं उनमें कार्बन कार्बन या नाइट्रोजन नाइट्रोजन या कार्बन नाइट्रोजन, इनके बीच में डबल बॉन्ड होना जरूरी होता है, या फिर वो साइक्लो कंपाउंड्स होते हैं। इनमें साइक्लो कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड नहीं होता है, ये केवल सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं। तो इनमें ज्यामितीय समवयवता शो होती है, इसलिए होती है क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड्स के कारण या साइक्लिक कंपाउंड्स के कारण फ्री रोटेशन संभव नहीं होता है। यहाँ देखिए, जैसे कि मान लो कि ये दो कार्बन है हमारे सामने, ये लिखा है यहाँ पर, एक ये कार्बन है मान लो और एक ये कार्बन है। ये गोला मान लो, एक बॉल है हमारे पास कार्बन की, और इनमें हमने यहाँ होल करके और एक रॉड फंसाई है। अब हम एक बॉल को पकड़ लें और दूसरी बॉल को घुमाएं तो आराम से घूमेगी। एक बॉल को पकड़ के दूसरी बॉल को घुमाएंगे तो वो घूम जाएगी। लेकिन अब मान लो कि ये दूसरी बॉल में इस तरह से ये है ए और ये बी, तो इसको घुमाया, पहली बॉल में भी था ए और बी, तो ये आराम से घूमेंगी। लेकिन ये जो डबल बॉन्ड होने के कारण, मान लो कि हमने इन बॉल्स में दो रॉड लगा दी और अब इस एक बॉल को पकड़ के दूसरी को घुमाएंगे तो घूमेगी क्या? नहीं घूमेगी। दोनों रॉड्स के कारण ये बॉल, दूसरी वाली बॉल घूमने में प्रतिबंध लगेगा। इसी को कहते हैं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड के कारण मुक्त घूर्णन यानी कि फ्री रोटेशन जिसको बोलते हैं नहीं हो पाता है। मुक्त घूर्णन नहीं हो पाता है मीन्स फ्री रोटेशन नहीं हो पाता है, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। किस कारण से? डबल बॉन्ड के कारण। तो अब यहाँ हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखें कि किन किन कंपाउंड्स में हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिल सकती है। तो एल्कीन्स में जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड्स होता है तो उन्हें एल्कीन्स कहा जाता है। ऑक्साइन, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है वो ऑक्साइन कंपाउंड्स के में मिलता है, और नाइट्रोजन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है वो एजो कंपाउंड्स में मिलता है। इसके अलावा साइक्लोएल्केन्स में भी फ्री रोटेशन नहीं हो पाता है, इस कारण ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाई देती है, मिलती है। अब हम देखें कि ये एग्जांपल देखिए आप, ये C डबल बॉन्ड C है ना, इसमें प्रत्येक कार्बन पर दो अलग अलग ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, A B। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ये वाली सिचुएशन भी होना बहुत जरूरी है कि हर कार्बन, ये दोनों भी कार्बन कैसे हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। जब डबल बॉन्ड होता है तो कार्बन कैसा होता है? sp2। तो प्रत्येक sp2 कार्बन पर दो अलग अलग एटम्स या ग्रुप्स होना चाहिए। यानी कि ये देखिए, ये वाला जो कार्बन है, इसको थोड़ा सा सर्कल करके बताऊंगी मैं आपको। ये देखिए, ये वाला, इस कार्बन पे दो अलग अलग ग्रुप हैं A और B, और इस कार्बन के ऊपर भी दो अलग अलग ग्रुप हैं A और B। तो ये वाली कंडीशन होना बहुत जरूरी होता है कि हर एक कार्बन पर दो अलग अलग ग्रुप हैं,
तो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो यहाँ एग्जाम्पल ये देखिए, अगर मान लो ये ऐसा होता, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, इस टाइप के एग्जाम्पल्स आ जाते हैं इस तरह से लिखा हुआ कि इनमें बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म संभव है या नहीं है। तो यदि इस टाइप का होता है, ये देखो, इसमें आप देखिए, अच्छे से ध्यान से देखिए, इसमें इस कार्बन पे दोनों ए है और इस कार्बन पे दोनों कैसे ग्रुप हैं, सेम ग्रुप है, बी और बी। तो इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। जब एक sp2 पे दो अलग अलग ग्रुप होना चाहिए, जैसे कि यहाँ ऊपर दिख रहे हैं। अब आप ये बात आप समझ गए, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि किसमें संभव है किसमें नहीं है, तो आप कर सकते हैं ये। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ये वाला एग्जाम्पल यदि आया एग्जाम में, ये देखिए, इसमें दोनों Cl है, इस कार्बन पे जुड़े हुए हैं पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर कार्बन पे Br जुड़ा है। तो इसमें हर कार्बन पे दोनों दोनों सेम ग्रुप है, इसलिए ये इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समवयवता संभव नहीं है। अब यहाँ इसी में देखिए, अगला इसमें एक Cl है, एक Br है एक कार्बन पे, और दूसरे कार्बन पे भी एक Cl और एक Br, यानी हर कार्बन पे दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, इसलिए इसमें Gi संभव है। इसी तरह से ये वाला भी, लेकिन अब इनमें हमें अंतर क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो है Cl और Cl दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ये Cl ऊपर है और ये नीचे अपोजिट डायरेक्शन में है, और इसमें Cl दोनों सेम डायरेक्शन में, Br सेम डायरेक्शन में। इसमें जो बॉन्डिंग है वो तो सेम है, यानी स्ट्रक्चर सेम है, Br डबल बॉन्ड C Br, है ना। इसमें भी वही है, Br डबल बॉन्ड C Br, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया इनका, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस फॉर्म को कहा जाता है ट्रांसफॉर्म। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म। और जब सेम डायरेक्शन में होता है तो इस फॉर्म को बोलते हैं सिस फॉर्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इस आइसोमेरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। यहाँ एक और एग्जांपल दिया आपके लिए ट्रांस और सिस के लिए, ये 2 पेंटीन का एग्जांपल है, पेंटीन 2। ये देखिए, इसमें 5 कार्बन है, 1 2 3, और ये 2 कार्बन इकट्ठे लिखे 4 और 5। तो इसमें ये डबल बॉन्ड जो है इसके आसपास इस कार्बन पे H और C2H5 ग्रुप जुड़ा हुआ दिख रहा है, और इस कार्बन पे CH3 और H। तो ये H और H अपोजिट डायरेक्शन में है, और इसी को हमने इस टाइप से लिखा, H और H सेम डायरेक्शन में। जब सेम डायरेक्शन में होता है तो उसको सिस फॉर्म कहा जाता है, या इसे बोलेंगे सिस 2 पेंटीन। और यदि अलग अलग डायरेक्शंस में है तो इसको ट्रांस 2 पेंटीन कहा। तो बच्चों, ये तो हुआ हमारा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होती है ये 3 तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, दूसरी सिन और एंटी आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, और तीसरा एक होता है EZ आइसोमेरिज्म। तो ये सिन और एंटी आइसोमेरिज्म क्या होती है ये हम देखेंगे, और EZ आइसोमेरिज्म क्या होती है ये भी हम आगे देखेंगे। तो ये EZ आइसोमेरिज्म तब काम में आती है जब C डबल बॉन्ड C जो है, हमने देखा था यहाँ पे 2-2 की जोड़ी बन रही थी कि किसी भी एक मतलब दोनों कार्बन पे HH होता, या Cl होता, या Br होता, तो हम उनकी जोड़ी बना देते कि सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उनको सेम वालों को सिस और अपोजिट को ट्रांस कह दिया होता। लेकिन यहाँ पर देखिए कि चारों भी ग्रुप अलग अलग हैं। इस कार्बन पर आयोडाइड और ब्रोमाइड है, और इस पर क्लोराइड और फ्लोराइड ग्रुप है। तो इसमें इनका ये देखा जाता है कि कौन सा अधिक अणुभार वाला है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इस कार्बन पर देखिए
ब्रोमीन, ब्रोमाइड और आयोडाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यदि हम यहाँ पर देखें हेलोजन ग्रुप जो होता है उसमें हम देखें तो इसकी प्रायोरिटी क्या होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सबसे ज़्यादा एटॉमिक वेट किसका होगा, आयोडीन का होगा। ठीक है, तो आयोडीन यहाँ पर हाई प्रायोरिटी की होगी और ब्रोमीन को इसको लो प्रायोरिटी का बोलेंगे हम। ठीक है, और इधर फ्लोरीन और क्लोरीन में कौन सी चीज़ हाई प्रायोरिटी की है, क्लोराइड है जो, ये हाई प्रायोरिटी का है। तो जब हाई प्रायोरिटी के दो ग्रुप सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उसको जेड आइसोमर कहते हैं। हाई प्रायोरिटी के दोनों ग्रुप्स जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उसको जेड आइसोमर कहते हैं। और ई आइसोमर में क्या होता है कि हाई प्रायोरिटी के जो दोनों ग्रुप हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हैं। अगर ये हाई प्रायोरिटी का है और इधर ये हाई प्रायोरिटी का है, ये इनमें देखा जाएगा। एफ और सी एल में हाई प्रायोरिटी सी एल को है और बी आर और आई में हाई प्रायोरिटी आयोडाइड को है, तो इसको ई आइसोमर कहा जाएगा। तो ई आइसोमर किसके जैसा है, ये ट्रांस के समान है, जिसमें कि हाई प्रायोरिटी के ग्रुप्स जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में है। और जेड आइसोमर में हाई प्रायोरिटी के ग्रुप सेम डायरेक्शन में है, ये सिस आइसोमर के समान है। अब हम देखें यहाँ पर और एग्जाम्पल देखें इजेड आइसोमेरिज्म के, कि यहाँ तो हमने बड़े इजीली हाई प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा है ये देख लिया। अब इसमें देखिए कि ये सी डबल बॉन्ड सी, अब यहाँ पे इससे भी कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से भी और इस कार्बन से भी, तो इसमें हाई प्रायोरिटी किसको दी जाए, फ्लोरीन और कार्बन में तो हाई प्रायोरिटी किसको हो जाएगी, फ्लोरीन को हो जाएगी, क्योंकि फ्लोरीन का अणुभार ज़्यादा है, तो ये हाई प्रायोरिटी का ग्रुप हो जाएगा। और इसमें जो है, इसमें किसे हाई प्रायोरिटी दी जाए, तो जिस कार्बन से ज़्यादा और कार्बन जुड़े हुए हैं वो हाई प्रायोरिटी का ग्रुप हो जाएगा, और इस कार्बन से क्या है, दो सी जुड़े हुए हैं, इसलिए ये लो प्रायोरिटी का हो जाएगा। तो ये वाला जो ग्रुप है, क्योंकि इसमें 3 कार्बन जुड़े हुए हैं लेकिन इसमें केवल 2 कार्बन जुड़े थे, इसलिए ये वाला ग्रुप ऊपर वाला जो है, ये वाला, ये हाई प्रायोरिटी का हो जाएगा। तो अब बताइए ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा जब हाई प्रायोरिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसको बोलेंगे जेड फॉर्म। इसका ई फॉर्म आप खुद बना के कॉपी में लिख कर रखिए। देखिए आप केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, एक बार देख लीजिए, उसके बाद में कॉपी पेन लेके बैठो और नोट भी करते जाइए इनको, और जो जो हम बोलते जा रहे हैं उसको, उन वाक्यों को अपने साथ लिखते भी जाइए, तब आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोई भी चीज़ याद नहीं हो पाएगी। तो अब ये देखें अगला इसी का एग्जाम्पल एक और है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाली बात आई है कि किसको हाई प्रायोरिटी दी जाए। यहाँ सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, ये कार्बन जुड़ा हुआ है और कार्बन से ये नाइट्रोजन जुड़ा है, तो सीधे सीधे यहाँ तो समझ में आ रहा है कि ये नाइट्रोजन जो है ये हाई प्रायोरिटी का ग्रुप बना है। NH2 ग्रुप जो यहाँ जुड़ा हुआ है ये हाई प्रायोरिटी का ग्रुप है, कार्बन की अपेक्षा ये हाई प्रायोरिटी का ग्रुप है। और यहाँ देखें CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप है और ये COOH ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये देखिए ये COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये है एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो हाई प्रायोरिटी का है, तो ये भी कौन सा फॉर्म होगा अब आप बताएंगे। दोनों हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम डायरेक्शन में है, तो इसका फॉर्म होगा जेड फॉर्म। मैंने अपने आप से इसको याद करने के लिए एक तरीका सोचा है, लेकिन ये रिवर्स तरीका है। जैसे जेड की ये डायरेक्शन दोनों अलग अलग साइड में जा रहे हैं, तो ये हाई प्रायोरिटी के लिए होगा, पर लेकिन हाई प्रायोरिटी सेम है। ये सिस फॉर्म है, सिस फॉर्म
को Z से रिप्रेजेंट किया और E में ये जो साइड्स हैं सेम डायरेक्शन में आ रही है मगर ये ट्रांसफॉर्म है। अब अगला देखें कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो है लेकिन उसमें एक ही एटम के आइसोमर्स जुड़े हुए हैं, जैसे कि ये हाइड्रोजन है और ये ड्यूटीरियम है, तो हमें पता है कि हाइड्रोजन का अणुभार कम होता है और ड्यूटीरियम का अणुभार ज़्यादा होता है। यदि इसमें ट्राइशियम होता तो उसका अणुभार उससे भी ज़्यादा होता। तो ये जो ड्यूटीरियम है ये क्या हो जाएगा, हाई प्रायोरिटी का हो जाएगा इस कार्बन पे जुड़े हुए दो में से। इसमें देखें, इसमें ये कार्बन है और ये कार्बन है, तो इस कार्बन के बाद में और एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ये दोनों तो सेम हो गए लेकिन इसके ऊपर और है, तो ये बड़ा वाला ग्रुप जो है ये हाई प्रायोरिटी का हो जाएगा, ये वाला। तो ये सारे एग्जाम्पल जेड फॉर्म के हमने यहाँ पर लिख के रखे हैं, लेकिन इनके ई फॉर्म आप खुद बनाएंगे कॉपी में, केवल एक एक नहीं लिखेंगे। एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं और जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं होगी हम इसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में आता है सिन और एंटी टाइप की आइसोमेरिज्म। ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही है लेकिन इसको कहा जाता है सिन एंड एंटी आइसोमेरिज्म। तो ये ऑक्साइम्स जो होते हैं जिसमें कि C डबल बॉन्ड N और OH, NOH जो होता है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड N और फिर OH, ये ऑक्साइम कहलाता है। तो ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर है, C डबल बॉन्ड N, इधर OH इधर H। तो ऑक्साइम्स में H और OH को देखा जाता है। H और OH अगर सेम डायरेक्शन में है तो उसको सिन कहा जाता है, और H और OH अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको एंटी कंपाउंड कहा जाता है। ये एसीटाइल ऑक्साइम कहलाएगा, एसीटाइल ऑक्साइम। तो ये सिन और ये एंटी। इसी तरह से यहाँ मैथिल ग्रुप की जगह हमने ये फेनिल ग्रुप रख दिया। फेनिल ग्रुप आपको पता है कैसा होता है, इस फेनिल की जगह मैं ये भी लगा सकती थी ऐसा करके। H हेक्सागोनल रिंग होती है फेनिल, ये तो या तो पीएच की जगह पे हम ये भी जोड़ सकते थे। तो इस तरह से फेनिल ग्रुप जोड़ने से ये बन गया बेंजाइड ऑक्साइम। तो यहाँ पे ऑक्साइम जितने भी होते हैं H और OH यदि सेम डायरेक्शन में है तो उसको सिन आइसोमर कहा, और H और OH अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनको क्या बोला, एंटी आइसोमर्स कहा। बेंजाइड ऑक्साइम का सिन और एंटी आइसोमर। अब यहाँ देखें हम ये एजो कंपाउंड्स। एजो कंपाउंड्स में ज्यामितीय समवयवता कैसे होती है या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एजो कंपाउंड्स। एजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें N डबल बॉन्ड N होता है और उसके आसपास एक एक वैलेंसी और फ्री होती है। इसमें कोई भी एल्किल या फेनिल ग्रुप्स जुड़े होते हैं। तो एजो कंपाउंड्स में जो नाइट्रोजन होता है उसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। ये देखिए यहाँ पे बनाया, इसको जब इस तरह से बनाया N डबल बॉन्ड N, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इस तरह से शो किया, और ये फेनिल ग्रुप जुड़े हुए हैं दोनों तरफ ये। तो जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में है तो उसको हम सिन कंपाउंड बोलेंगे, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी फॉर्म या एंटी आइसोमर, सिन आइसोमर और एंटी आइसोमर। तो ये हो गया एजो कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये जो है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखिए साइक्लो एल्केन्स। साइक्लो एल्केन्स जो होते हैं, जब भी डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड यदि हटाया जाए तो वो साइक्लो कंपाउंड्स भी बन सकता है, वही अणुसूत्र साइक्लो कंपाउंड्स भी बन जाता है।
तो साइक्लोएल्केन्स देखें, यहाँ पर साइक्लोएल्केन्स में भी आप यदि इस तरह से 3 कार्बन की रिंग है मान लो, या और भी कोई रिंग है इस तरह से अगर जुड़ी हुई है साइक्लो कंपाउंड्स में, ये देखो, तो इनका फ्री रोटेशन संभव है। फ्रीली इनको रोटेट नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये तीनों तरफ से इस तरह से बॉन्डेड है, इनका फ्री रोटेशन संभव नहीं है। तो ये साइक्लोएल्केन्स में मान लो कि यहाँ पर इस कार्बन पे, ये जो कार्बन है यहाँ और एक कार्बन यहाँ है, इसमें मान लो यहाँ एक तरफ मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक तरफ H, ये मैथिल और H। तो जब ये सेम डायरेक्शन में होते हैं, जैसे ये दिख रहा और HH नीचे दिख रहा, तो ये सिस आइसोमर कहलाएगा। और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में है, मैथिल H और ये H मैथिल, मैथिल अब आप समझ गए होंगे, मैथिल मीन्स Me मीन्स CH3 ग्रुप। तो ये CH3 ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में और H भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये ट्रांस साइक्लोप्रोपीन है और ये सिस साइक्लो कंपाउंड है। ठीक है, अब हम ये देखें कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, यदि एक से अधिक डबल बॉन्ड है उसमें, तो उसके कितने आइसोमर बन सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल कितने आइसोमर्स हम बना सकते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जैसे देखिए कि ये बड़ा सा कोई डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, जिसको कि यहाँ एक तरफ उसमें जो एल्किल ग्रुप है R1 कहलाया और ये दूसरी साइड में R2। अभी हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, सेम यही का यही चीज़ यहाँ लिखी है हमने। इधर ये CH3 है और ये CH3 CH2 यानी कि एथिल ग्रुप है, और इस साइड में मैथिल ग्रुप है, यानी दोनों साइड में अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो बीच में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो डैश 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 कितना भी बड़ा हो सकता है ये कंपाउंड, तो इसके कितने ज़्यादा आइसोमर्स बन सकते हैं। तो उसका एक बहुत अच्छा सा फार्मूला है कि यदि R1 और R2 दोनों बराबर नहीं है, तब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या जो होती है 2n के बराबर होती है। n जहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड्स की संख्या है, n उन द्विबंधों की संख्या है जो GI मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्यामिति समावयवी को दर्शाते हैं। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एक साइड में जो R है या जिसको मैं बोलूँ R1 क्या है, CH3 है, और इधर R2 जो है वो क्या है, C2H5। इसको इकट्ठा करोगे तो क्या हो जाएगा, C2H5। तो R1 और R2 के बीच में जो CH है, डबल बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे, ये देखिए 1 2 और 3 डबल बॉन्ड है। ये देखिए 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड और ये तीसरा डबल बॉन्ड। तो R1 इज नॉट इक्वल टू R2 और n इक्वल टू 3। तो यदि ये कंडीशन होती है R1 इज नॉट इक्वल टू R2, तब GI की संख्या कितनी होती है, 2n। तो 2 की घात यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3, 2 3। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो पॉसिबल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 8। तो कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगला जो सूत्र हम देखने जा रहे हैं उसमें R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा। तो यदि R1 इक्वल टू R2 हो, तब GI की संख्या जो होगी 2n-1 प्लस 2p-1। अब ये n तो हमको मालूम है कि डबल बॉन्ड्स की संख्या है, ये p क्या होता है, p इक्वल टू p अलग अलग निकलेगा। यदि डबल बॉन्ड्स की संख्या सम संख्या में है तो p बराबर n/2 होगा, और डबल बॉन्ड्स की संख्या विषम संख्या में है तो p इक्वल टू n+1/2 हो जाएगा। क्योंकि जैसे अभी इस एग्जाम्पल में हम देखें कि डबल बॉन्ड कितने हैं, यहाँ पर देखो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है एक, इसमें ये R1 है और R2 दोनों सेम है, दोनों तरफ मैथिल ग्रुप है, इधर भी और इधर भी। तो ये सबसे पहले देखा, ये दोनों सेम है, R1 इक्वल टू R2।
तो फिर n की वैल्यू हमने देखी, n कितने हैं यहाँ पर, 1, 2 और 3, यानी ये कौन सी संख्या, विषम संख्या है। n इज इक्वल टू 3, ये ऑड नंबर है, विषम संख्या है। विषम संख्या होगी तो p की वैल्यू n प्लस 1/2 निकाली जाएगी, यानी 3 + 1 4/2, यानी कि 2 निकलेगा p की वैल्यू। अब हम इसकी GI की संख्या निकाल लेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने बनेंगे, 2n-1, n-1 है 3 - 1 यानी कि 2, और p की वैल्यू 2 निकली थी, 2 में से 1 गई 1, तो 2^1, तो इसकी वैल्यू निकली 4 + 2 = 6। तो इस तरह से यदि ये वाला एग्जाम्पल हमारे सामने है तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या जो निकलेगी वो 6 निकलेगी। तो आइसोमर्स की संख्या को कैलकुलेट करने के फॉर्मूलेज भी हमने देखे, किस किस कंपाउंड में आइसोमर्स हो सकते हैं, ये देखा, एल्कीन में, एजो कंपाउंड्स में, ऑक्साइम्स में और साइक्लो कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिल सकती है। और इसका जो मेन कारण होता है वो कि डबल बॉन्ड के आसपास या साइक्लो कंपाउंड्स में इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में फ्री रोटेशन संभव नहीं होता है, इस कारण ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित होती है। तो बच्चों आप प्रैक्टिस बहुत करिए, लिख लिख कर इनको याद करिए, और यदि आपको प्रतियोगी परीक्षा यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नीट वगैरह या और भी कोई एग्जाम देना हो तो इसके बाद में बहुत सारे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ये तो सिर्फ हमने एक एक एग्जाम्पल लिए हैं और उनको केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है केवल उसको समझाए। इसमें क्वेश्चन कई तरह के बनते हैं, तो हम प्रैक्टिस करेंगे, इसके लिए और भी वीडियो आपके लिए मैं बनाऊंगी। तो थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहिए।